चलिए स्टूडेंट्स, आज हम तीसरा लेसन जो है वाहरे हमदर्द वो देखेंगे, जिसके लेखक घनश्याम अग्रवाल हैं। घनश्याम अग्रवाल, इनका जन्म 1942 में अकोला महाराष्ट्र में हुआ और इन्हें अध्ययन काल से ही लेखन में रुचि थी। मतलब ये जब पढ़ रहे थे तब से उन्हें लिखना पसंद था। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। मतलब इन्हें हास्य और व्यंग की जो कहानियाँ लिखने में, रचनाएं लिखने में बहुत अच्छा लगता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में भी लोकप्रिय हैं और जो भी प्रोग्राम होते हैं कविता के, तो उसमें ये हास्य व्यंग्य के कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में हंसी घर के आईने, ये हास्य व्यंग्य है। आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह हैं और अपने अपने सपने यह एक लघु कथा संग्रह है। अब ये लेसन जो है वह भी एक हास्य व्यंग्य पर आधारित ही है और इसे अब हम देखेंगे। देखिए, उस दिन जब मैं पूंजीवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। देखिए, लेखक एक भाषण के प्रोग्राम में से आ रहे थे तो और उन्हें उस प्रोग्राम के विचारों में ही खोए थे कि उन्हें पता ही नहीं पड़ा कि सामने से कार आ गई है। और जब वो कार आई तो लेखक की साइकिल और वह कार दोनों में टक्कर हो गई और वो जो लेखक थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए बुरी तरह से। और तब उन्हें समझ में आया कि मैंने खामोखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। उन्हें लगा कि मैं उन विचारों में खोया हुआ था, इसलिए मेरा यह एक्सीडेंट या दुर्घटना हो गई और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उनकी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। अब जैसे ही कुछ दुर्घटना होती है तो लोग क्या करते हैं, आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। उसी तरह लेखक को सिर्फ इतना याद है कि उनके आसपास भी लोग जमा हो गए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? अब देखिए, लेखक की आँख खुलती है तो वो कहाँ पाते हैं अपने आप को? एक बिस्तर पे। और आसपास कुछ लोग खड़े रहते हैं जिनमें से कुछ जाने पहचाने होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लेखक नहीं जानते। और आँख जैसी उनकी खुलती है तो वो सबके चेहरे, सब लोगों के चेहरे उत्सुकता से खिल जाते हैं। मतलब उन्हें खुशी होती है कि चलो इन्हें होश आया। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? अब लेखक ने पूछा कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। कराते हुए मतलब अभी भी उनकी आवाज़ में थोड़ी सी जिस तरह से मतलब घबराहट बोलो या कराहना, यानी एकदम हल्की हल्की घबराने जैसी आवाज़ थी। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। तो एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब जैसे ही पूछते हैं लेखक कि मैं कहाँ हूँ, एक जन जो रहते हैं वो जो जल्दी से बोलते हैं कि अरे, आप सार्वजनिक अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में हैं और आपका क्या हो गया था? एक्सीडेंट हो गया था, आपका पैर फ्रैक्चर हुआ है और अब घबराने की कोई बात नहीं है। तो लेखक देखते हैं कि एक व्यक्ति उन्हें तेज़ी से ये सब बोलता है और लेखक को ऐसा लगता है जैसे वो वेट ही कर रहा था, इंतज़ार ही कर रहा था कि कब मैं होश में आऊँ और वह सब मुझे कह दे। अब मैं अपने टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। अब एक पैर तो उनका सही था, लेकिन दूसरा जो पैर था वह लटक रहा था। कहाँ? किसके सहारे? तो एक स्टैंड पर एक रेत की थैली टंगी थी, उसी के सहारे उस पैर को बांधा गया था। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। अब एक मुहावरा उनको क्या ध्यान आया कि टांग टूटना मतलब सार्वजनिक, जो भी सार्वजनिक अस्पताल है उसमें कुछ दिन अब मुझे बिताने पड़ेंगे। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब ऐसा लेखक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है सार्वजनिक अस्पतालों की स्थिति इसी तरह रहती है, बहुत भीड़ भाड़ होती है, स्वच्छता का भी नामो निशान इतना नहीं रहता है और बस वहाँ अच्छी तरह से देखभाल होगी भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है।
अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। अब लेखक किसे घटना और किसे दुर्घटना मान रहे हैं? तो टांग का टूटना सिर्फ घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना मतलब दुर्घटना। दुर्घटना क्यों? क्योंकि अब उन्हें पता है कि यहाँ मेरी कोई अच्छे से देखभाल नहीं होगी और मैं ज़्यादा अपने आप को बीमार महसूस करूँगा। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अब ज़्यादा टेंशन आ गई लेखक को कि टांग तो टूट गई एक जगह है, लेकिन अब जो आने जाने वालों का तांता लगा रहेगा तो उससे वो बहुत घबरा रहे थे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज़ को ख़ास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड ये तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब भी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। देखिए, अब सार्वजनिक अस्पताल में अगर जनरल वार्ड रहा तो कोई बात नहीं है, वहाँ पर एक निश्चित समय होता है मरीजों से मिलने का। लेकिन अगर प्राइवेट वार्ड है तो वहाँ पर तो समझो सब कुछ खुला होता है। जब चाहे तब जिसे भी मिलना हो आराम से आता है, आराम से बैठता है और जब मन आता है तब आता है और तब जब मन आता है तब जाता है। इससे क्या होता है, ना तो मरीज का आराम होता है और न ही उसकी अच्छी तरह से कोई देखभाल हो पाती है। ऐसा लगता है, लेखक को ऐसा लग रहा है जैसे कोई बदला लेने का समय आ गया है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब लेखक को ऐसा लगने लगा जैसे अब वो पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी दोनों ही टांग टूट गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर भी कभी उनसे मिलने गया था। सबसे पहले कौन लोग आ गए? कि वो लोग जिन्हें कभी लेखक भी देखने गए होंगे या जिनका भी कभी कोई दुर्घटना हुई होगी और लेखक उन्हें देखने गए होंगे, ऐसे लोग पहले मिलने आए। मानो वे इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। तो लेखक का बोलने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम किसी को देखने गए हों तो सामने वाला भी उसका इंतज़ार करता है कि कब ये भी बीमार पड़े और हमें इसे देखने जाएं और उसका एहसान चुका दें। ऐसा लेखक को प्रतीत हो रहा है। इनकी हमदर्दी में ये खास बात छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यानी मानो वो ये ऐसा कर रहे हैं कि देख ले, कल हमारा वक्त ऐसा था, आज तेरे पर भी वक्त आ गया। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अस्पताल में मरीज़ बेचारा सोया रहता है और देखने वाले आते हैं और तब तक इंतज़ार करते हैं कि ये कब उठेगा और हम कब इसको अपना चेहरा दिखाएंगे या कब हम इसे बताएंगे कि हम आए हुए हैं। तो इसी तरह का एहसास ठीक लेखक को भी हो रहा है। इन्हें मरीज़ से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा। अब लेखक ने एक दिन क्या सोचा कि ठीक है, अब कोई भी मुझे देखने आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अब देखिए, ऑफिस के बड़े बाबू मतलब उनके ऑफिसर आए होंगे। अब उन्होंने देखा कि लेखक तो सो रहे हैं, लेकिन उन्हें चैन नहीं पड़ा। उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा तो इन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि मैं मिलने आया था। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, बाबू ने उन्हें हिलाया। फिर जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। देखो, अब वो लेखक उठ नहीं रहे होंगे तो उन्होंने क्या किया, उनकी जो टांग थी उसी को हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। देखिए, यहीं पर लेखक ने एक व्यंग के रूप में हमें बताया है कि देखो, पहले तो उन्होंने हिलाया, नहीं हिलने पर टांग जो टूटी हुई थी उसी को हल्के से दबाया। जब दर्द महसूस हुआ लेखक को, वो उठे तो झट से उन्हें क्या पूछा कि अब तुम्हारा दर्द कैसा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अब ये सोनाबाई जो है लेखक के मोहल्ले में रहने वाली महिला है और वो किसके साथ आई, तो 4 बच्चों के साथ आई। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी,
उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। अब देखो उनका मिजाज कैसा था सोनाबाई का। अपने 4 बच्चों को लेकर आती हैं और लेखक को दिखाते हुए बोलती है, देखो ये चाचा जी हैं। तो लेखक को ऐसा व्यंग प्रतीत हुआ कि जैसे वो बता रही है कि चिड़ियाघर में बच्चों को कि देखो यह बंदर है। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। अब बच्चे तो बच्चे, एक कुर्सी पर चढ़ा दूसरा मेज पर चढ़ा। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। अब सोनाबाई की छोटी लड़की ने क्या किया कि लेखक की दवाई की जो शीशी थी वो हाथ में ली और डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। देखो 4 बच्चे चारों वहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। किस तरह से? तो एक कुर्सी पर चढ़ा है, दूसरा मेज पर, और लड़की, छोटी लड़की दवाई की शीशी लेकर डांस कर रही है और एक लड़का क्या कर रहा है, टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। जैसे ही लेखक उसे मना करते कि दवाई की शीशी रखो, उतने में, या उस लड़के को मना करते कि इस तरह मत कर, उतने में ही सोनाबाई की लड़की ने क्या करी, दवाई की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। देखिए, अब इतना होने पर लड़की ने जब दवा की शीशी गिरा दी तो पहले तो थोड़ी देर उसने उस लड़की को घूर कर देखा, फिर झट से हंसते हुए लेखक से कहने लगी, भैया पेड़े खिलाओ क्योंकि दवाई का गिरना शुभ होता है। यह भी एक तरह का व्यंग ही है। दवा गई समझो बीमारी गई। उसने क्या कहा कि दवा गई मतलब बीमारी भी चली गई। और उसके 2 घंटे के बाद सोनाबाई अपने बच्चों को लेकर वहाँ से गई, लेकिन क्या कह कर गई कि मैं फिर से आऊँगी। और यह सुनकर लेखक अंदर ही अंदर से काँप गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। देखिए, ऐसे में कभी कभी तो ऐसे लोग आ जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता। जैसे कि लेखक के कमरे के सामने एक टैक्सी रुकती है, एक आदमी अंदर आता है और झट से बिना कुछ देखे समझे लेखक की छाती पर सिर रखकर रोने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया? और कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? अब लेखक क्या सोचने लगे, अरे मुझे तो जो हुआ हुआ, लेकिन तू क्यों रो रहा है भाई यहाँ? और थोड़ी देर मेरी छाती में मुँह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। देखिए किस तरह के लोग होते हैं कि जान न पहचान, बिना देखे पहले तो लेखक के कमरे में घुस गया, फिर रोने लगा, फिर बाद में जैसे ही उसने उठकर लेखक को देखा, आंख मिलाई तो समझ गया कि अरे ये तो कोई और है, और धीरे से क्या हंसकर क्या कहने लगा कि माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, और ऊपर से यह भी कह रहा है कि वो किसी गुप्ता जी से मिलने आया था और उसी के बारे में कहने लगा कि लोग आजकल सही पता भी नहीं बताते हैं। अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वो चला गया। देखो, एक तो इस तरह का व्यवहार किया और ऊपर से हंसता हुआ बोला कि मुझे माफ़ करना, और वहाँ से चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी और फिर पड़ोस में जाकर फिर से वही आलाप करने लगा। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अब टैक्सी कहाँ रुकी थी? लेखक के कमरे के बाहर। लेखक की पत्नी को क्या लगा कि हो सकता है ये कोई रिश्तेदार हो या करीबी हो या फिर कोई मित्र हो लेखक का। और जब वो रो रहा था तो उसने क्या किया कि उसके जो किराए के पैसे थे टैक्सी के, लेखक की पत्नी ने दे दिए। ये देखकर लेखक को बहुत गुस्सा आया।
हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। अब देखिए, लेखक बताते हैं कि हमदर्दी जताने वालों में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। ऐसे ही एक कवि थे जो श्री लपकानंद, और वही लेखक को देखने आते हैं और वो इस तरह की कविताएं करते हैं जो किसी को पसंद भी नहीं आती। और जब भी लेखक उन्हें देखते थे वो दूर से ही भाग जाते थे। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। देखो, यहाँ पर वो आता है और ये लेखक से कहता है कि भाई मैं तो कवि सम्मेलन में व्यस्त था, लेकिन मुझे आपकी बराबर से याद आ रही थी। आपके बारे में रोज़ सोच रहा था, इसलिए मैंने रात भर जब मुझे नींद नहीं आई तो मैंने कविता भी बनाई। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। देखिए, जिनकी कविता लेखक को बिल्कुल पसंद भी नहीं आती थी, फिर भी वो लगे लेखक को कविता सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। देखिए, इस तरह की कविता बनाई और कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। इस तरह सुनाकर वह लेखक की तरफ देख रहे थे और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब लेखक बोलते हैं कि मैंने तो जल्दी से क्या किया, उसे चाय मंगवा कर पिला दी और जल्दी से उसे यह बोल दिया कि ठीक है, मैं आपकी कविताएं बाद में सुनूंगा, और इस तरह से उसे विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर मुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। अब लेखक ने किस तरह का व्यंग्य किया है कि भाई टांग टूटना तो एक बात है, लेकिन हमदर्दी जताने वालों में कुछ तो सच में हमदर्द होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हमदर्दी जताने की जगह परेशान ही करते हैं। तो यह थी हमारी हास्य व्यंग्य की एक लेखक की बताई हुई एक घटना। अब इसमें हमें देखिए, हाँ, शब्द संसार दिया हुआ है जिसमें हमें शब्दार्थ दिए हैं। फ़िक्र मतलब चिंता है, हमदर्दी मतलब सहानुभूति, एहसान कृतज्ञता, और औंधा मतलब उल्टा। इसमें मुहावरे भी दिए हैं जिसमें टांग अड़ाना का मतलब है बाधा डालना। किसी के भी काम में टांग अड़ाना मतलब किसी के भी काम में बाधा डालना। कांप उठना मतलब भयभीत होना, यानी किसी चीज़ से डर जाना, तो उससे बोलते हैं कांप उठना। तो यहाँ पर हमारा यह लेसन ख़त्म होता है। इसके जो प्रश्नोत्तर है वो मैं दूसरे वीडियो में आपको दूंगी। व्याकरण, मुहावरे, इसके लिए हम अलग से कुछ वीडियोस शेयर करेंगे और उसमें अच्छी तरह से आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे।